हेलो स्टूडेंट्स। जो कैंसर की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कैंसर की सर्जरीज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी को रेडियोथेरेपी और एक्सरे थेरेपी भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी में इस तरह की रेडिएशन सोर्सेस का यूज़ किया जाता है या जो बोल सकते हैं एक्स-रेज वगैरह का यूज़ किया जाता है, जो क्या करती हैं कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती है या ट्यूमर को श्रिंक करने का काम करती है। ओके, तो अब ये जो वर्क करती है कि जो कैंसर सेल्स को किल कर रही है रेडिएशन, वो कैसे करती है, तो उसके पीछे भी एक मैकेनिज्म होती है। जो भी रेडिएशन सोर्सेज होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी कैंसर सेल्स है उनके जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर देते हैं। जेनेटिक मटेरियल मीन्स है जो डीएनए वगैरह प्रेजेंट रहते हैं के सेल्स में, उनको ये डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन जैसे ही डीएनए को डैमेज करता है तो इस तरह की जो भी कैंसर सेल्स होती है ये रिप्लिकेट नहीं कर पाती है, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती है। ठीक है, और इनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। ओके, तो इस तरह से जो रेडिएशन थेरेपी है वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन थिंग आती है कि इसके जो इंडिकेशंस है या जो पर्पस है, तो इसके डिफरेंट पर्पस होते हैं। फर्स्ट वन है क्यूरेटिव रेडिएशन थेरेपी। अगर रेडिएशन थेरेपी का यूज़ कैंसर को या ट्यूमर को प्रॉपरली या कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूरेटिव रेडिएशन थेरेपी। ये हो गया फर्स्ट पर्पस। सेकंड वन पर्पस है या इंडिकेशन है पैलेटिव थेरेपी। पैलेटिव केयर मैंने आपको सर्जरी में भी बताई थी कि अगर किसी कैंसर को अगर पूरी तरह से कम्प्लीटली क्योर करना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, उस कैंसर का या उस ट्यूमर का जो है थोड़ा पार्ट रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं कैंसर के वो रिलीव हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिस वजह से पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो अगर रेडिएशन थेरेपी का यूज़ इस तरह से किया जा रहा है, सिम्टम्स को कम करने के लिए किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैलेटिव थेरेपी। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी का मीन ये होता है कि इन कॉम्बिनेशन अगर रेडिएशन थेरेपी का यूज़ किसी अदर ट्रीटमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एडजुवेंट के रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का यूज़ जो है सर्जरी के टाइम कर सकते हैं। तो जो सर्जरी के टाइम जो रेडिएशन थेरेपी यूज़ होती है वो दो वेज में होती है या दो तरीक़ों से होती है। एक तो होती है प्री ऑपरेटिवली, एक होती है पोस्ट ऑपरेटिवली। प्री ऑपरेटिवली का मीन है सर्जरी से पहले रेडिएशन थेरेपी देना। तो उस वजह से क्या होगा कि अब जो सर्जरी दी जानी है, ठीक है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। पोस्ट ऑपरेटिवली का मीन होता है सर्जरी के बाद में। तो सर्जरी के बाद में रेडिएशन थेरेपी क्यों दी जाती है कि अगर मान लो सर्जरी के बाद में भी कुछ कैंसर सेल्स बची हुई है, रिमेन रह गई है, उनको किल करने के लिए। ठीक है, तो इस वे में अगर कोई रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एडजुवेंट थेरेपी। ओके, एडजुवेंट थेरेपी का मीन है इन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दी जा रही है सर्जरी के बाद, साथ प्री ऑपरेटिवली भी दी जा रही है यानी सर्जरी से पहले, और पोस्ट ऑपरेटिवली भी दी जा रही है यानी सर्जरी के बाद में। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इसका इंडिकेशन है प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी में मैंने आपको बताया था इसका टाइप प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी थी। उसमें क्या था कि अगर किसी पार्टिकुलर पार्ट जो है या टिश्यू है जो सस्पेक्ट है कि इसमें कैंसर होने वाला है तो उसको पहले ही रिमूव कर लिया जाता है ताकि आगे चल के उस पर्सन को कैंसर नहीं होता है। वैसे ही प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन थेरेपी का मीन क्या होगा कि अगर मान लो किसी पार्टिकुलर एरिया में या टिश्यू में किसी पर्सन के कैंसर होने का सस्पेक्शन है तो क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर एरिया में पहले ही जो है रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर वहाँ पे कोई कैंसर सेल्स डेवलप भी हो रही है तो वो किल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन थेरेपी। तो ये बात हो गई रेडिएशन थेरेपी के इंडिकेशंस की या पर्पस की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वन अब बात करें कि एक्शन क्या होता है रेडिएशन थेरेपी का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो क्या करती है, किसी भी सेल्स के या जो कैंसर सेल्स है उनके डीएनए को अफेक्ट करती है, जो जेनेटिक मटेरियल को है अफेक्ट करती है, जिस वजह से ये सेल्स क्या होती है, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ भी पता होगी कि जो रेडिएशन थेरेपी और जो कीमोथेरेपी होती है ये नॉर्मल जो सेल्स है, या सॉरी जो कैंसर सेल्स है उनके साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी पर्सन की बॉडी में रेडिएशन जाता है तो कैंसर सेल्स को तो किल करता ही, अफेक्ट करता ही है, उसके साथ साथ नॉर्मल सेल्स जो है बॉडी की उसको भी अफेक्ट करता है। तो इन द केस क्या होता है कि अगर नॉर्मल सेल्स अफेक्ट हुई, यानी नॉर्मल सेल्स में अगर रेडिएशन जा चुका है तो जो नॉर्मल सेल्स होती है इनकी एबिलिटी होती है, इनके पास एबिलिटी होती है वापस से रिपेयर होने की। कि मतलब ये है कि जब भी रेडिएशन दिया, ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स क्या होगी, उस रेडिएशन से खुद को वापस रिपेयर कर लेगी और वापस से ग्रो करने लग जाएगी। बट जो कैंसर सेल्स यानी जो एबनॉर्मल सेल्स है उनमें क्या होता है, वापस से जो रिपेयर होने की एबिलिटी होती है, जो ग्रो करने की एबिलिटी होती है वो इनकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से एबनॉर्मल सेल्स वापस से ग्रो नहीं कर पाती है। तो आपको समझ में आ गया। एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि रेडिएशन थेरेपी जो होती है इसका एक्शन क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करती है, जो कैंसर सेल्स है उनके जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करती है, जिस वजह से उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, ग्रोथ रुक जाती है। तो जनरली ये होता है कि जो रेडिएशन थेरेपी है एबनॉर्मल सेल्स के साथ नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती है। बट नॉर्मल सेल्स क्या होती है, रेडिएशन से अपने आप को कोप कर लेती है और वापस से रिपेयर हो जाती है, ग्रोथ करने लग जाती है। बट जो एबनॉर्मल सेल्स होती है, जो कैंसर सेल्स होती है, ये वापस से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती है। ओके, नेक्स्ट वन बात आती है अब इसके मेथड्स की या टाइप्स की, किस किस तरीके से जो है रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है। तो जनरली रेडिएशन थेरेपी देने के दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, एक होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल में जो रेडिएशन सोर्स होता है वो बॉडी से बाहर की तरफ रहता है, यानी पर्सन को बॉडी से बाहर की तरफ से एक मशीन से रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का मीन ये होता है कि पर्सन की बॉडी के अंदर ही रेडिएशन सोर्स को इम्प्लांट कर दिया जाता है या बॉडी टिश्यू में रख दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। समझ गए। अब बात कर लेते हैं अपन वापस से एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी की। तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी को टेली थेरेपी भी बोला जाता है। इसके अंदर करते क्या है कि एक बड़ी सी मशीन होती है जो रेडिएशन सोर्स का काम करती है। अब जो भी पर्सन को कैंसर के हो चुका है या चांस है, उसको इस मशीन के नीचे जो है लेटाया जाता है सरफेस पे, और ये मशीन क्या करती है, जिस बॉडी के पार्टिकुलर एरिया में कैंसर होने वाला है, कैंसर प्रेजेंट है, उस पार्टिकुलर एरिया पे जो है एक्सपोज करती है रेडिएशन को। ठीक है, जिस वजह से वहाँ जो भी कैंसर सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। ओके, नेक्स्ट वन प्रोसेस आती है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, पर्सन की बॉडी के अंदर ही रेडिएशन सोर्स को इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो जो ब्रेकी थेरेपी यानी जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, इसको ब्रेकी थेरेपी भी बोलते हैं। तो जो ब्रेकी थेरेपी है इसको भी देने के जो है दो मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है सील्ड ब्रेकी थेरेपी, दूसरा आता है अनसील्ड ब्रेकी थेरेपी। सील्ड ब्रेकी थेरेपी का मीन क्या होता है कि जो रेडिएशन सोर्स है उसको पर्सन के पार्टिकुलर टिश्यू के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पर्सन के किसी एक पार्टिकुलर एरिया में ट्यूमर प्रेजेंट है, कैंसर प्रेजेंट है, तो जो भी रेडिएशन सोर्स होगा इसको इसके आसपास का जो टिश्यू है या इसके पास में बिल्कुल जो है यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसको तो बोलते हैं सील्ड ब्रेकी थेरेपी या इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। सेकेंड वन आता है अनसील्ड ब्रेकी थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन सोर्स होता है उसको इंजेक्शन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में जो है पेशेंट को दिया जाता है रेडिएशन को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनसील्ड ब्रेकी
थेरेपी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से समझा देता हूँ। रेडिएशन थेरेपी जो होती है इसके दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, जिसमें रेडिएशन सोर्स क्या होता है, मशीन होती है जो बाहर से पर्सन की बॉडी को रेडिएशन प्रोवाइड करती है। सेकंड वन होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशन सोर्स को पर्सन की बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो रेडिएशन सोर्स पर्सन को दिया जाता है ब्रेकीथेरेपी में, इसको दो मेथड से देते हैं। एक तो होता है सील्ड ब्रेकीथेरेपी और दूसरा होता है अनसील्ड ब्रेकीथेरेपी। सील्ड ब्रेकीथेरेपी में क्या करते हैं, जो भी रेडिएशन सोर्स है उसको पर्सन की बॉडी टिश्यूज में इम्प्लांट कर देते हैं। अनसील्ड में क्या करते हैं, जो रेडिएशन सोर्स होता है उसको इंजेक्शन फॉर्म में या ओरली फॉर्म में पर्सन को देते हैं। ओके, तो आई होप आपको इसके मेथड्स भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वन, इसमें लास्ट चीज़ बचती है इसके साइड इफेक्ट्स, यानी जो रेडिएशन थेरेपी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लाइक स्किन रिएक्शन देखने को मिल सकती है जो लोग रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं। सेकंड वन, माउथ सोर्स भी हो सकते हैं, यानी जो स्टोमाटाइटिस की कंडीशन है वो भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, ड्राई माउथ भी यहाँ कॉमन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट वन, जो पर्सन कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी लेता है उनमें टेस्ट और स्मेल के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, यानी उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, मेटेलिक टाइप जो है टेस्ट होने लग जाता है। नेक्स्ट वन, हेयर लॉस की कंडीशन भी देखने को मिलती है, चाहे कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन थेरेपी हो। नेक्स्ट वन, नोजिया वोमिटिंग भी यहाँ पे कॉमन साइड इफेक्ट है। डायरिया और एनोरेक्सिया के कंडीशन भी यहाँ देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।